गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडिया ऑफ मार्क्स। हम आइडिया ऑफ मार्क्स पढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए मैं और अच्छे वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव का या फिर जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो सामने लेके आऊँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आगे पढ़ते हैं कि आइडिया ऑफ मार्क्स क्या है। ये दो तरीके से बताता है कि आइडिया ऑफ मार्क्स क्या है। दो तरीके से समझाता है कि पहला है एलिनेशन, ठीक है। पहले क्या है, एक मिनट सेट कर लेता हूँ मैं। पहला है एलिनेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। और जो एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्स ने यंग मार्क्स का टाइम जब वो युवा अवस्था में था, और रिवोल्यूशन का जो आइडिया है वो दिया था उसने मैच्योरिटी के टाइम अपने जो फ्रेंड है एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने दिया था। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो एलिनेशन में जो यंग टाइम में था तब क्या था, इकोनॉमिक्स था ये एलिनेशन में, और फिलोसॉफिक आइडिया थे, फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट थे। और रिवोल्यूशन के टाइम में क्या था, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था इन्होंने। मतलब जब ये मैच्योर हो गया था तब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था इन्होंने। एलिनेशन में ये बात करते हैं कि दीज हु बिलीव आइडिया ऑफ यंग मार्क्स आर न्यू मार्क्सिस्ट। जो बिलीव करता है, जो यंग मार्क्स में बिलीव करता है, जो जब युवा था वो मार्क्स, उस टाइम में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो आइडिया दिया था, उसको मानने वालों को नियो मार्क्स बोलते हैं। और जो रिवोल्यूशन के टाइम में जो बात करता है, वो जो आइडिया होता है, उन लोगों को जो ये रिवोल्यूशन या फिर जो मैच्योर मार्क्स को मानते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्स। और जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्स था उसमें मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट द वर्किंग क्लास एंड पुअर। जो वर्किंग क्लास थी, जो गरीब लोग थे, उनको प्रोटेक्ट करना ही मैच्योर मार्क्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। हाउ टू प्रोटेक्ट, अब वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा। ही बिलीव दैट ओनली बाय रिवोल्यूशन, वो बिलीव करता था कि बाय रिवोल्यूशन विच डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म दिस इज़ पॉसिबल। मतलब वो रिवोल्यूशन मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन को मानता है वो कि रिवोल्यूशन ऐसी चीज़ है जो कैपिटलिज्म को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती है। व्हाट इज मार्क्सिज्म, अब बोलते हैं मार्क्सिज्म क्या है। अब ये बताता है कि व्हाट इज मार्क्सिज्म, इट इज़ प्रैक्टिस का मतलब हमने पढ़ा था कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी किया जाता है इसमें। तो ये क्या हुआ, साइंटिफिक थियरी हुई एक तरीके से, न कि एक आइडियोलॉजिकल। अब कंपोनेंट क्या क्या है इसके, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, थियरी ऑफ रिवोल्यूशन, और सोशलिज्म, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। तो कहने का मतलब है कि ये 5 तरीके के जो कॉन्सेप्ट है और कंपोनेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मार्क्स ने दिए थे। हम इनको डिटेल में बात करेंगे 1 to 1। तो बढ़ते हैं हम आगे। इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स का क्या इन्फ्लुएंस था, किन पे, मतलब मार्क्स का जिन लोगों की वजह से मार्क्स पे प्रभाव पड़ा उसकी बात करते हैं हम। कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने
का किस तरीके से मार्क्स पर प्रभाव पड़ता है। इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन द सोशलिस्ट आइडिया इमर्ज फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम जो सोशलिस्ट जो आइडिया थे वो इमर्ज हुए कब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। दो मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, इसीलिए जो मार्क्स जो इन्फ्लुएंस था मार्क्स वो आइडिया ऑफ इक्वलिटी पे से इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा। और फ्रेटर्निटी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, येट ही वाज ए क्रिटिक ऑफ वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या था, क्रिटिक था, लेकिन उससे जो कॉन्सेप्ट निकल गए बाहर, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ही इज़ कॉल्ड एज ए बोर्जुआ रिवॉल्यूशन, वो उसको बुर्जुआ क्लास जो धनी जो कैपिटलिस्ट जो क्लास था उसका रिवॉल्यूशन मानता था वो, न कि वो प्रोलेटरेट थे जो सरवारा वर्ग था उसको नहीं मानता था वो, कि उन्होंने नहीं किया ये रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, अभी दूसरी चीज़ ब्रिटिश स्कूल ऑफ इकोनॉमी से भी क्या था, इन्फ्लुएंस था। व्हाट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी? इन पॉलिटिकल इकोनॉमी वी स्टडी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की जो स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं। द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट टाइम वर एडम स्मिथ, उस टाइम का जो प्रोमिनेंट जो इकोनॉमिस्ट था वो कौन था, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो और माल्थस, ये तीन क्या थे, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के जब मार्क्स था। एडम स्मिथ ने दिया था वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ वाज क्रिटिक ऑफ मर्केंटलिज्म, वो एडम स्मिथ ऑल्सो क्रिटिक करता था किसको, मर्केंटलिज्म को, मतलब वाणिज्यवाद को। और एक्सपोनेंट ऑफ लेसेस-फेयर, और वो प्रतिपादक था, मतलब जिसने कंसेप्ट दिया है किसका, लेसेस-फेयर। लेसेस-फेयर का मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। तो वो क्यों दिया था, अकॉर्डिंग टू हिम लीड्स टू द वेल्थ ऑफ द किंग एंड द ट्रेडर्स। उसके अनुसार जो वेल्थ ऑफ द किंग और जो ट्रेडर्स की जो वेल्थ है वो उसको लीड करती है। ही बिलीव दैट लेसेस-फेयर विल ब्रिंग द वेल्थ ऑफ द नेशन, वो बिलीव करता है कि जो लेसेस-फेयर जो स्टेट है, लेसेस-फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करके लाएगा, ब्रिंग द वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब नेशन के लिए एक अच्छी खासी इनकम लेके आएगा वो। हैंस इन प्लेस ऑफ मर्केंटलिज्म, और मर्केंटलिज्म की जगह कैपिटलिज्म ही प्रपोज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, और उसने मर्केंटलिज्म की जगह क्या प्रपोज किया है, कैपिटलिज्म को प्रपोज किया उसने। ठीक है। मार्क्स इन हिज बुक क्रिटिक द पॉलिटिकल इकोनॉमी, और उसकी बुक में उसने किसको क्रिटिक किया, पॉलिटिकल इकोनॉमी को। चैलेंज द लेसेस-फेयर, और लेसेस-फेयर को क्या किया, चैलेंज किया। वाई, क्यों चैलेंज किया उन्होंने, इट विल नॉट ब्रिंग वेल्थ ऑफ नेशन ओनली वेल्थ ऑफ फ्यू, क्योंकि उसने वो कहता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो वेल्थ ऑफ नेशन नहीं होता उस कंडीशन में, वो होता है कि कुछ लोगों का ही क्या होता है, वेल्थ होता है उसमें, ओनली फ्यू पीपल ही क्या करते हैं, बेनिफिट होता है उसमें। मार्क्स प्रपोज द सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स जो प्रोडक्शन का जो मोड बताता है वो क्या बताता है, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, जो स्टेट होता है उसका सब कुछ होता है इसमें, स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर करता है, स्टेट ही क्या करता है सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, वो प्रोडक्शन भी करेगा और प्लस रेगुलेट भी करेगा और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा वो। तो ये क्या करता है, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये होता है। तीसरा, जर्मन फिलोसफी से भी क्या था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस बाय हीगल से क्या था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ही टेक मैनी कंसेप्ट फ्रॉम हीगल बट क्रिटिक हीगल, वो उसने ये ऐसा तो जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसमें होता है कि जैसे प्लेटो को एरिस्टोटल ने किया, एरिस्टोटल को मैकियावेली ने किया, मैकियावेली को होब्स ने, ये इनका लीगेसी वो चलती आई है। हीगल फायरबाख से
मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस बाय मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म पे से भी क्या था, इन्फ्लुएंस था, और फायरबाख के मटेरियलिज्म से भी क्या था, इन्फ्लुएंस था उससे। द थॉट ऑफ हीगल, हीगल का थॉट क्या था, ही वॉज द ऑफिशियल फिलोसफर ऑफ प्रूसिया। वो जो प्रूसिया पहले जर्मनी को कहा जाता था, जर्मनी पोलैंड वाला एरिया जो क्या उसको प्रूसिया कहा जाता। हीगल ही हैज़ प्रोवाइडेड द जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेट, उसने स्टेट के बारे में क्या दिया, जस्टिफिकेशन दिया। इन द वर्ड ऑफ हीगल, हीगल के शब्दों में, ए स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन द दिस अर्थ। हीगल टोटली मानता है कि जो स्टेट होता है वो क्या है, मार्च ऑफ द गॉड होता है वो। इट मीन्स वी शुड वर्शिप द स्टेट, कि हमें क्या करना चाहिए, स्टेट का क्या करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। वाई क्रिटिक हीगल, वो हीगल को क्यों क्रिटिक करता, सिंस हीगल एस्टेब्लिश ए स्टेट एज ए गुड एंड मार्क्स हैज टू इंस्पायर द वर्किंग क्लास टू रिवॉल्ट। जब से हीगल एस्टेब्लिश कर स्टेट को गॉड के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट क्या है, गॉड है, मार्क्स हैज इंस्पायर द वर्किंग क्लास टू रिवॉल्ट, तभी से मार्क्स ने उनको, जो वर्किंग क्लास थी उनको इंस्पायर किया है कि तुम रिवॉल्ट करो, किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। द फर्स्ट चैलेंज ऑफ मार्क्स इज टू डिस्ट्रॉय द थ्योरी ऑफ हीगल। उसके सामने पहला चैलेंज क्या था कि जो हीगल था उसकी जो उसका जो कंसेप्ट था, उसका जो सिद्धांत दिया था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। हैंस मार्क्स हैज़ टू प्रूव दैट हीगल इज स्प्रेडिंग फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो वो कहता है कि जो हीगल है वो झूठी जो चेतना उसको फैला रहा है लोगों के बीच में, कि स्टेट क्या है, एज ए गॉड है, मतलब गॉड माना गया है। मार्क्स विल प्रूव दैट ए स्टेट इज नॉट ए मार्च ऑफ गॉड, रादर ए स्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। उसने कहा है कि स्टेट क्या है, कि स्टेट वो नहीं है कि एक मार्च नहीं है, वो स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट हो, वो बताता है। हाउ मार्क्स डिस्क्राइब हीगल प्रिस्क्रिप्टिव। हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, उसकी हेड पे ही खड़ा होता है। ही इज हैज़ टू स्टैंड ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट को समझने के लिए उसको अपने अंगूठे पे नहीं, अपने एडियो पे नहीं, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हीगल का पर्सपेक्टिव क्या है, हीगल इज़ आइडियलिस्ट, हीगल क्या है, एक आइडियलिस्ट है, जहाँ पे मार्क्स और वहीं पे मार्क्स क्या है, एक मटेरियलिस्टिक है। मार्क्स वहाँ पे क्या है, मटेरियलिस्टिक है। फॉर हीगल आइडिया इज रियल, हीगल का आइडिया क्या है, एक रियल आइडिया है। गॉड इज एब्सोल्यूट आइडिया, भगवान का है एक एब्सोल्यूट आइडिया। गॉड इज अल्टीमेट रियलिटी, ईश्वर जो क्या है अल्टीमेट। सिंस इंडिया इज रियल, आइडिया इज रियल, रियलिटी कैन बी अंडरस्टैंड ऑन बाय द यूज ऑफ रीजन। रियलिटी को हम रीजन को समझे बिना हम नहीं समझ, हम रीजन को समझे बिना, रीजन को यूज में किए बिना हम रियलिटी को नहीं समझ सकते। ये मार्क्स कहता है ये बात। अब आते हैं हम यहाँ पे हीगल आइडियल। हीगल क्या है कि आइडियल है, रियल हो और रीज़न की बात करता है। और हीगल गॉड की बात करता है। एब्सोल्यूट आइडिया है, एब्सोल्यूट आइडिया क्या होता है, एब्सोल्यूट आइडिया होता है। रियल क्या होता है, एब्सोल्यूट रियलिटी होती है। और रीजन क्या होता है, एब्सोल्यूट रीजन होता है, रियल रीजन। रियल इज़ रेशनल और रेशनल इज़ रियल। ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, हीगल कहता है ये बात। When Hegel says that the state is march of God on this earth, he suggests that we can understand this only when we apply reason.
हीगल कहता है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। इसका मतलब वो सजेस्ट करता है कि हम इसको तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, रीजन होगा। एप्लीकेशन ऑफ रीजन टू अंडरस्टैंड द स्टेट इज गॉड। फर्स्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमें भगवान को समझना पड़ेगा। गॉड गिव अस सिक्योरिटी, गॉड ने हमें सिक्योरिटी दी है। गॉड फुलफिल आवर नीड, गॉड ने हमारी जो नीड्स उसको फुलफिलमेंट किया है और एक्सपीरियंस को भी फुलफिलमेंट किया है। रियल इज़ रेशनल और रेशनल इज़ रियल। एक्सप्लेनेशन हम इसके करते हैं और ये वाला इस वाले स्टेटमेंट को आप ध्यान से रखिएगा। ये यूपीएससी में ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है और इसको एक्सप्लेनेशन करने की कहता है वो। और ये वाला स्टेटमेंट नेट और जीआरएफ में भी देगा वो। अगर आप नेट और जीआरएफ भी कर रहे हो तो नेट और उसमें भी ये इस तरीके से देता है वो कि ये किसका स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट टेल अबाउट हीगल पर्सपेक्टिव। जो पहला स्टेटमेंट है वो कौन सा है, रियल इज़ रेशनल। जो रियल है वो क्या है, जो हमारे नज़रों के सामने है। कि जैसे मेरे नज़रों के सामने ये फ़ोन है तो उसने कहा कि ये फ़ोन क्या है, ये फ़ोन ही रेशनल है, ठीक है। तो रियल इक्वल टू रेशनल। व्हाट इज़ रियल अकॉर्डिंग टू हीगल, रियल इज़ रेशनल। व्हाट डज, इसका मतलब क्या है, हीगल बताता है कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स वेदर इज अंडरस्टूड ओनली बाई द यूज ऑफ रीजन इज रियल। हमने रियल को कैसे समझा है, रीजन को यूज करके केवल हम उसको समझ सकते हैं। इट मीन्स आइडिया, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा आइडिया होता है, जो हमारे माइंड में आता है वो क्या है, रियल है। सिंस गॉड इज अबाउट एब्सोल्यूट आइडिया, जब से गॉड एब्सोल्यूट आइडिया हुआ है, गॉड इज अल्टीमेट रियलिटी, तब से गॉड क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी है। हीगल कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, हीगल का जो रियलिटी का जो कंसेप्शन है, दैट रियल इज रेशनल, रेशनल इज सिमिलर टू प्लेटो व्यू दैट रियलिटी इज सेड ऑफ आइडिया। जो हीगल का जो कंसेप्ट है रियल इज रेशनल, वो सिमिलरली प्लेटो का जो कंसेप्ट है रियलिटी इज सेड ऑफ आइडिया की बात करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट एक्सप्लेन हीगल पॉलिटिकल पर्पस। ये किसको एक्सप्लेन करता है, हीगल की जो पॉलिटिकल पर्पस है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल पर्पस ऑफ हीगल, हीगल का पॉलिटिकल पर्पस क्या है, टू जस्टिफाई स्टेट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। वो व्हाट ही टेल अबाउट ए स्टेट, वो स्टेट के बारे में क्या बोलता है। ही इक्वेट ए स्टेट विथ गॉड, वो हीगल क्या करता है, स्टेट को गॉड के बराबर रखता है। ए स्टेट इज इक्विवेलेंट टू गॉड, वो स्टेट क्या होता है, जो भगवान के बराबर है। कैन बी अंडरस्टैंड ओनली व्हेन वी अप्लाई रीजन, हम समझ सकते हैं रीजन्स के थ्रू। वी मे नॉट सी गॉड, हम भगवान को नहीं दे सकते, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ए स्टेट परफॉर्म ऑल सच वर्क विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गॉड। स्टेट उस तरीके के सारे काम करता है जो हम भगवान से मांगते हैं। हैंस इसीलिए स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट क्या है, मार्च है भगवान की पृथ्वी के ऊपर। द वे वी रेस्पेक्ट, जिस तरीके से हम रेस्पेक्ट करते हैं भगवान की, इन द सिमिलर वे उसी तरीके से हमें करना चाहिए, स्टेट की भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाउ हीगल प्रूव दैट ए स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हाउ हीगल किस तरीके से प्रूव करता है इस चीज़ को, ये प्रूव करता है दैट स्टेट इज मार्च, हीगल हैज़ गिवन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, हीगल ने फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट दिया। इट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जो इसका जो बेसिक्स है वो इमर्ज होकर आता है कहाँ से, हीगल की जो थियरी है, जो कंसेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थियरी, वहाँ से निकल के आता है। हाउ हीगल डिफाइन हिस्ट्री, हीगल कैसे डिफाइन करता है हिस्ट्री को,
कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इट मीन्स हिस्ट्री इज ए मार्च ऑफ आइडिया। इसका मतलब हिस्ट्री क्या है, मार्च ऑफ आइडिया है। आइडिया क्या, आइडिया का मार्च है। हिस्ट्री इज ए प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट, हिस्ट्री ही जो जितने भी आंदोलन होता है उसका क्या है, एक प्रोडक्ट है, आंदोलन होगा। आइडिया इज मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो आइडिया है वो मूव करता है किसके आधार पर, किसके बल पर, हिस्ट्री के बेस पे। दिस व्यू ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो इस तरीके का व्यू है, इस तरीके का जो व्यू ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ये आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का क्या है, हाउ आइडिया मूव। अब आइडिया किस तरीके से मूव करता है, अकॉर्डिंग टू हीगल आइडिया मूव ए डायलेक्टिकल मोशन। आइडिया मूव करता है एक डायलेक्टिकल मोशन पे, ठीक है। अब वो कहता है कि व्हाट इज डायलेक्टिकल मोशन। डायलेक्टिकल मोशन क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स फर्स्ट इमर्ज इन सोक्रेट्स। सोक्रेट्स ने क्या किया था, सबसे पहले डायलेक्टिक्स इसका कंसेप्ट दिया था। व्हाट वाज डायलेक्टिक्स फॉर सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग डायलेक्टिक्स क्या है, ए मैनर ऑफ रीजनिंग, एक तार्किकता या फिर रीजनिंग का तरीका है जो सत्य को समझने में अपनी सहायता करता है। व्हाट इज़ द मेथड इन इट, इसका मतलब क्या है, इसका मेथड क्या है। इट इज़ डिबेटेबल, ये क्या है, डिबेटेबल है, तभी जाके क्या होता है, डायलेक्टिक्स बन पाता है। और डायलेक्ट से ही क्या होता है, ट्रूथ सामने निकल के आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्लाइड। द डायलेक्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ए इक्वेशन। डायलेक्टिक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इक्वेशन से। कैसे, जैसे सबसे पहले थीसिस है, जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में इमर्ज हुई, फर्स्ट थिंग दुनिया में, जैसे कुछ भी हो सकता है, वो एक मैटर हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है, या फिर एक आइडिया भी हो सकता है। उसे हम फर्स्ट में क्या मान सकते हैं, एक थीसिस मान सकते हैं, या फिर एक प्राइमरी डेटा मान सकते हैं हम। प्राइमरी डेटा जो सबसे पहले किसी के माइंड में आया, या फिर किसी को दिखा, कोई भी मैटर दिखा, तो उसके बारे में जो डिस्कशन होता है, उसके बारे में डिबेट होती है, जो दूसरे लोगों द्वारा जो डिबेट किया जाता है, उसको कहते हैं एंटीथेसिस, ठीक है। और जब थेसिस और एंटीथेसिस के अंदर इस दोनों को क्या होता है, डिस्कशन होता है, तो उससे जो सामने निकल के आता है वो थीसिस, सिंथेसिस होता है। अब जब ये सिंथेसिस सामने निकल के आया, तो ये कुछ समय के लिए एक सत्य हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रूथ हो सकता है, लेकिन फिर से ये एक नई चीज़ सामने आई है लोगों के सामने, तो ये क्या बन गई, फिर से थीसिस बन गई है। और फिर से इस थीसिस का क्या होता है, फिर इस थीसिस का एंटीथेसिस आता है, और फिर से इस तरीके से मिल ने यही तो कहा है कि लोगों को स्वतंत्रता दीजिए, तो स्वतंत्रता से क्या होगा कि सबसे पहले थीसिस आएगा, जो सोसाइटी में है वो स्टेट के अंदर क्या आएगा, थीसिस आएगा, और उस थीसिस का एंटीथेसिस, इस तरीके से हम इसको एक चेन बना के ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं इसको, ठीक है। आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट और कंक्लूजन, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज थीम ऑफ डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स की थीम क्या है, डायलेक्टिक्स मीन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अपोजिशन। वही बात हो गई कि इस डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर अपोजिशन करना किसी भी बात का। टू एक्सप्लेन द डायलेक्टिकल मूवमेंट हीगल हैज़ गिवन 3 लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। हीगल ने क्या किया, 3 लॉ दिया है डायलेक्टिक्स का। कौन कौन सा, यूनिटी ऑफ अपोजिट, निगेशन ऑफ निगेशन, क्वालिटी चेंज इनटू क्वालिटी, क्वांटिटी चेंज इन क्वालिटी, यूनिटी ऑफ अपोजिट in every idea or think of universe exist its opposition, thus if God exists devil also exist, if day exist night also exist। अगर ये बोलता है कि इन किसी भी आइडिया और थिंग्स ऑफ यूनिवर्स, दुनिया की, ब्रह्मांड की कोई भी जो आइडिया और वस्तु है, एग्जिस्ट इस अपोजिट, उसके अपोजिट खड़ा होती है।
इस प्रकार इफ़ गॉड, अगर भगवान है तो क्या है, देव राक्षस भी है, डेविल भी है। अगर दिन है तो रात भी है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड डे विदाउट अंडरस्टैंडिंग नाइट, हम डे को कभी नहीं समझ सकते बिना रात के। निगेशन ऑफ निगेशन, क्या मतलब है इसका? द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज द नेगेटिविटी। गेट निगेट विच मीन्स हाइड ट्रूथ विल मूव अहेड, जो बहुत ज़्यादा सत्य है वो आगे जाएगा, और जो झूठ वो क्या होता है वो वहीं पे मर जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वेन एवर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया, जब कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया विल टेक प्लेस, अगर टेक कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्ट आइडिया क्या करता, टेक प्लेस करता, हाई ट्रूथ विल विन, तो जो हाई ट्रूथ होता वो क्या करता, वो जीतता, जरूर जीतता या फिर जीतेगा। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब है कि दैट निगेटिविटी गेट निगेटेड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा सत्य होगा वो आगे बढ़ेगा, और जो झूठ होगा वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मीन्स निगेटिव पर्सन डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, अपने आप को क्या कर लेगा, नेगेटिव पर्सन डिस्ट्रॉय कर। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट वी शुड बी पॉजिटिव, हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसलिए कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें डिस्ट्रॉय नहीं होना। अगर आप नेगेटिव सोचने लग गए तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अब पढ़ते हैं क्वांटिटी चेंज इनटू क्वालिटी। चेंज हैपन ग्रेजुअली, चेंज क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है। इनिशियली क्वांटिटेटिव, शुरू में क्वांटिटेटिव चेंज होता है, बट ए पॉइंट कम व्हेन ए कंप्लीट चेंज हैपन। लेकिन कभी कभार, कभी भी, लेकिन या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीट चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्वालिटी आ जाए। इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी चेंज इनटू क्वालिटी। धीरे धीरे क्या होता है, लोगों में चेंजेस आते हैं, ये हीगल कहता है। ये इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। हीगल प्रूव दैट द स्टेट इज़ ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये प्रूव करता है कि स्टेट क्या है, कि मार्च है किनकी, गॉड की अपनी धरती पे। ही गिव द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ही सजेस्ट दैट हिस्ट्री ऑफ द डायरेक्टेड मोमेंट ऑफ आइडिया। हिस्ट्री क्या है, डायलेक्टिक मोमेंट ऑफ आइडिया। सिंस इट इज़ अ मोमेंट ऑफ आइडिया, जब से ये मोमेंट ऑफ आइडिया बना, वी अंडरस्टैंड थ्रू रीजन, हम इसको रीजन से समझा है। हीगल गिव फॉलोइंग स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। कहने का मतलब है कि जो आइडिया, हीगल का जो आइडिया ऑफ हिस्ट्री है वो क्या किया, वो क्या हुआ है, इमर्ज हो के आया है, किससे, रीजन से ही। तभी वो मानता है कि जैसे डायलेक्टिकल में क्या होता है कि एक होता है थीसिस और एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो स्टेट को उसने, हीगल ने क्या माना है कि ये हिस्ट्री से देखते आए हम कि इस तरह की चीज़ें हुई है, और उसका जो लास्ट परिणाम है वो क्या निकल के आया है, स्टेट। तो दैट स्टेट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। हैंस हीगल गिव फॉलोइंग स्टेज। आगे पढ़ते हैं हम इसको, इस तरीके से आता है। देखो, गॉड ने सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड पहले दिखा, क्या दिखा, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड हुआ पहले, सबसे पहले। फिर नॉन लिविंग थिंग आई, माउंटेन, रिवर और लैंड। फिर प्लांट आए, फिर ट्री आई, फिर बर्ड आए, फिर एनिमल आया, फिर मैन आया। फिर मैन से फैमिली बनी, और फैमिली सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी में एट लास्ट क्या हुआ, स्टेट बाहर आया निकल के। तो यही क्या बताता है, आइडिया ऑफ हिस्ट्री बताता है हीगल। इन डिफरेंट थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स वी सी द डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। हम अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टेट को, सॉरी गॉड को। इन स्टेट वी सी द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। स्टेट में हम मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड को देख सकते हैं। इन स्टेट द मोमेंट एंड, स्टेट के अंदर ही मोमेंट क्या होता है, एंड हो जाता है, कि इसके आगे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए
द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड, और जो कॉन्ट्राडिक्शन भी क्या है वो भी एंड हो जाता है। तो मतलब जो स्टेट को क्या माना गया है, एक सिंथेसिस माना गया एज पर हीगल। स्टेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। स्टेट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है। देयर आर मैनी स्टेट, यहाँ पे कई सारे स्टेट है, ठीक है। विच स्टेट इज नियरेस्ट टू गॉड, कौन सा स्टेट है जो गॉड के नियर है, जर्मन स्टेट। अकॉर्डिंग टू हीगल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री द वर्ल्ड विल कम अंडर द किंगडम ऑफ जर्मनी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जर्मन एम्पायर विल बी द एंड ऑफ हिस्ट्री। हाउ टू प्रूव विच स्टेट विल इमर्ज विक्टोरियस will be accepted as the nearest god. For Hegel, world coming under the German state was the end of history. Hitler tried to utilize Hegel theory to inspire German. Hegel कोशिश करता है to utilize Hegel की थ्योरी को to inspire German. हिटलर क्या करता है, लोगों को हीगल की थियरी है कि जर्मन क्या है, जो जर्मन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है। जर्मन जो स्टेट है, जर्मन जो कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव यूएसए इज नियरेस्ट टू गॉड। जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है उसमें यूएसए को क्या किया गया है, बताया गया है कि ये गॉड के सबसे नियरेस्ट है, लैंड ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी से। और इसको क्या कहा गया है, गॉड लैंड ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी है। Marx held that communism is end of history. Communism क्या है कि end of history है। The disintegration of USSR proved communism as dustbin of history. Capitalism is the end of history. The disintegration of USSR का जो इंटीग्रेशन होता है, जो डिसइंटीग्रेशन होता है, वो प्रूव करता है कि कम्युनिज्म एज ए डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, कि जो कम्युनिज्म है वो एंड नहीं है, जो कैपिटलिज्म है वो एंड है हिस्ट्री का। तो ये प्रूव करता है इस चीज़ को। मार्क्स की थियरी पे आते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, पहली थियरी पे आता है कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म ऑफ हिस्ट्री का के बारे में क्या कहता है, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करता है मार्क्स। क्या करता है, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। वो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को क्या करता है, जानता है, या फिर इस कंसेप्ट को देने के लिए वो जाना जाता है। इट सिंपली मीन्स, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि वेदर हैपन इन हिस्ट्री, जो कुछ होगा हिस्ट्री में, इट इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर। ये किसके कारण होगा, इकोनॉमिक फैक्टर के कारण होगा। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री। फॉर Marxist historian, the cause of second world war would be the economic depression. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था वो क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण हुआ था। सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूएसए, ये भी इकोनॉमिक्स जो मैटर था उसके कारण ही हुआ था। कंट्रोलिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, what are the exploitation of history, sorry what are the explanation of history, ठीक है। आज गलती बहुत हो रही है बोलने में। बिफोर मार्क्स हीगल हैव गिवन द आइडियलिस्टिक। मार्क्स से पहले हीगल ने दिया है आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, विच मीन्स आइडिया इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। इससे पहले जो हीगल ने जो कंसेप्ट दिया था हिस्ट्री का, वो क्या दिया था, आइडिया इज़ द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। आइडिया ही किसको चलाता है, हिस्ट्री को चलाता है। ये किसने दिया था, हीगल ने दिया था, ठीक है। ऑन द अदर एंड मार्क्स कॉन्ट्राडिक्ट एंड सजेस्ट मैटर इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैटर ही क्या है कि एक मूविंग फोर्स है किसका, हिस्ट्री का, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। वाई मार्क्स गिव द थियोरी ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स ने क्यों दिया थियोरी ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज मार्क्स
वांटेड टू क्रिएट, क्योंकि वो हिस्ट्री को क्रिएट करना चाहता है, ही वांटेड टू एंड वन स्टेज ऑफ हिस्ट्री दैट इज कैपिटलिज्म, वो एक स्टेज को कंप्लीट करना चाहता है, वो क्या था, कैपिटलिज्म। एंड वांटेड टू ब्रिंग द न्यू स्टेज ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री का न्यू स्टेज लाना चाहता था जो क्या था, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिज्म था। हैंस ही मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ हिस्ट्री, इसीलिए वो ज़रूर समझना चाहता है, जो हिस्ट्री का जो लॉ है उसको ज़रूर समझना चाहता है। इट मीन्स द फोर्स विच सेव द हिस्ट्री, इसका मतलब जो कोई भी जो फोर्स है, जो कोई भी जो बल है, या फिर कोई भी जो पीछे से जो दबाव दे रहा है, वो क्या है, विच शेप ऑफ द हिस्ट्री, उस हिस्ट्री को बनाने के लिए वो क्या है कि हिस्ट्री का ही शेप है एक। वॉट मार्क्स डज टू अंडरस्टैंड दिस, मार्क्स इसको समझने के लिए क्या करता है, ही फर्स्ट स्टडी द एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, Hegel explanation of history. On the critical examination of Hegel's understanding of history, Marx came to the conclusion that Hegel's view of history is false consciousness. On the critical examination of Hegel's understanding of history, Marx come to the conclusion, Marx conclusion पे आता है that Hegel's view of history is a false consciousness, कि जो हीगल का जो व्यू ऑफ हिस्ट्री है वो क्या है, फॉल्स है। हाउ टू अराइव एट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, हम करेक्ट अंडरस्टैंडिंग में कैसे आएंगे। मार्क्स एम टू गिव साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स ने जो हिस्ट्री का जो इंटरप्रेट किया है वो साइंटिफिक किया है, इन प्लेस ऑफ हीगल आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जगह। मार्क्स ने किस तरह साइंटिफिक दिया है, साइंटिफिक, वैल्यू फ्री, नॉट बाइस और प्योर फैक्ट, और ये हीगल ने आइडियोलॉजिक दिया है बेस्ड ऑन इस आइडिया और डिफाइंड पर्पस है इसका। व्हाट द साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब क्या है, साइंटिफिक मीन्स फ्री फ्रॉम बायसनेस, वैल्यू न्यूट्रल, बेस्ड ऑन प्योर फैक्ट। व्हाट इज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल मीन्स बाइस, प्रीडिटरमाइन और कंक्लूसिव। मतलब आइडियोलॉजिकल मीन्स का मतलब होता है कि बाइसनेस होता है, प्रीडिटरमाइन कंक्लूसिव होता है, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट बट मेकिंग हिस्ट्री, वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता, वो सिर्फ स्टोरी बेस्ड होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी वेरीफाई, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हम। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, कि साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड इज इंडक्टिव मेथड इज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये समझ में आया, जो इंडक्टिव मेथड होता है, जो पर्टिकुलर से क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ लेके आओ, उसको सॉल्व करो और जनरल तक ले आओ उस चीज़ को। व्हाट इज जनरल, जब अब जनरलाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स क्रिएटिंग हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री को क्रिएट करना। हाउ थियरी इज बिल्ट इन साइंस, साइंस में थियरी को कैसे बिल्ड करते हैं, साइंस ऑब्जर्व द पर्टिकुलर इवेंट। अब साइंस क्या करती है, एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्व करती है, जैसे आइंस्टीन ने एप्पल के शेप को क्या किया था, को ऑब्जर्व किया था। इफ इवेंट टेक प्लेस विथ रेगुलरिटी, अगर इस तरीके से इवेंट जो रेगुलरिटी के साथ आती है, देन इट लीड टू जनरलाइजेशन, और ये क्या होता है, जनरलाइजेशन की तरफ आती है। जनरलाइजेशन फर्दर वेरीफाइड, जनरलाइजेशन को आगे हम वेरीफाइड करते हैं, बिकम थियरी, और ये क्या बन जाती है, थियरी बन जाती है। थियरी फर्दर वेरीफाइड बिकम लॉ, और जैसे ही थियरी को हम वेरीफाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो एक चेन है, तो इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं, कि ये जो स्पेसिफिक से क्या होती है, जनरलाइजेशन के तरफ लेके आती है किसी भी चीज़ को। फिलोसफिकल मेथड क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज डिडक्टिव मेथड, इसे क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। इट मीन्स मूविंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर,
इसका मतलब जनरल से पर्टिकुलर की तरफ मूव करता है। इट मीन्स कंक्लूजन इज प्रीडिटरमाइन। कंक्लूजन क्या होता है? प्रीडिटरमाइन होता है। ए स्कॉलर इज लुकिंग एट पर्टिकुलर। स्कॉलर पर्टिकुलर की तरफ क्या करता है? मूव करता है। पर्टिकुलर फैक्ट के टू सपोर्ट द कंक्लूजन, किस कंक्लूजन को सपोर्ट कर। सच मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड एज साइंटिफिक। इस तरह के मेथड को साइंटिफिक मेथड एक्सेप्ट नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेड एज फिलोसॉफिकल मेथड। इस मेथड को किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है? फिलोसॉफिकल मेथड। ऑल गुजराती आर बिजनेस माइंडेड। सब गुजराती है, राम इज गुजराती। तो ये क्या हुआ? एक फिलोसॉफिकल मेथड हुआ। कंक्लूजन क्या है? हैंस राम इज बिजनेस माइंडेड। राम क्या है? एक बिजनेस माइंडेड है। द वे मैकियावेली एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर वाज नॉट साइंटिफिक। जिस वजह से मैकियावेली ने एक्सप्लेन किया है ह्यूमन नेचर को, वो साइंटिफिक, वो क्या था? एक बाइस था। मैकियावेली बिलीव इन पर्टिकुलर व्यू अबाउट पॉलिटिक्स। वो बिलीव करता था एक पर्टिकुलर व्यू से पॉलिटिक्स को। ही लुक इनटू early those example of history which prove his point of view. Hence his understanding of history is deductive rather than inductive. जो मैकियावेली की जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री को समझने का जो व्यू था या फिर जो उसका जो कंसेप्ट था, वो क्या था? डिडक्टिव था रादर देन इंडक्टिव। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव कैन बी कॉल्ड एज थेलियोलॉजिकल। अब थेलियोलॉजिकल का हमने पढ़ा है कि वो पर्पजी होता है, फॉर द एडोक होता है, और वो एडजस्टमेंट के साथ, मतलब टाइम पैलेस और डायरेक्शन के साथ क्या होता है, क्या करता है? अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। हीगल एक्सप्लेन ऑफ हिस्ट्री इज पर्पजी। हीगल एक्सप्लेनेशन, हीगल के जो हिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन है वो पर्पजिव है, मतलब कुछ टाइम के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हीगल एक्सप्लेन हिज आइडियोलॉजिकल, डिडक्टिव, टेलियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल। ये मार्क्स के अकॉर्डिंग हीगल का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। थस फॉर मार्क्स हीगल इज फिलोसफर। इस प्रकार मार्क्स क्या कहता है कि हीगल के फिलोसफर ने कि वो साइंटिस्ट है। व्हाट फिलोसफर हैव बीन डूइंग। फिलोसफर होने के लिए क्या होना जरूरी है? फिलोसफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड। फिलोसफर इंटरप्रेट करता है दुनिया को। टोल्ड स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड, और स्टोरी बताता है लोगों को। व्हाट मैटर इज हाउ टू चेंज, कि मैटर किस तरह से चेंज हुआ। इट मीन्स स्टोरीज विल नॉट हेल्प, स्टोरी हेल्प नहीं करती है। वी हैव टू हैव साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वी हैव टू बिल्ड द साइंटिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन। हमें साइंटिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन को बिल्ड करना चाहिए। थस वॉट हीगल गिव द गिव्स फिलोसफी, मार्क्स गिव द प्रैक्टिस। इसीलिए ही हीगल ने क्या दिया है? फिलोसफी दिया है, जबकि मार्क्स ने क्या दिया है? प्रैक्टिस दिया है। हाउ मार्क्स डेवलप द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मार्क्स ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को किस तरीके से डेवलप किया है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्शन ऑफ मैन, whether thinking of or production. In the word of Marx, in order to think, man has to live. In order to live, man has to eat. रहने के लिए क्या करता है आदमी? खाता है। In order to eat, man has to produce. और man क्या करता है? खाने के लिए प्रोड्यूस करता है। Thus, production is the first historical act of man. It means between thinking and production is more important. Thus the work of production, that is of worker, is more important for the existing than the work of intellectual society.
सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट इंटेलेक्चुअल, सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वर्कर। बिना वर्कर के सोसाइटी, बिना इंटेलेक्चुअल के सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन बिना वर्कर के सोसाइटी कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। Thus, the reward of manual work should be more than that of the intellectual work. मैनुअल वर्क को उसने ज़्यादा क्या किया है, रिवॉर्ड किया है, rather than intellectual work. Why society has tradition to give greater reward to the intellect? सोसाइटी में इस तरीके का ट्रेंड क्यों कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको ही क्या करता है, वो ज़्यादा अहमियत देता है या फिर उनको ज़्यादा ही सम्मान देता है सोसाइटी। प्लेटो इज कल्प्रिट, प्लेटो इसका कल्प्रिट है, बिकॉज ही गिव द थियरी दैट इंटेलेक्चुअल आर टू बी मेड द रूलर। इसका जो वो है मेन जो कल्प्रिट माना गया, दोषी माना गया, वो प्लेटो को माना गया, क्योंकि सबसे पहले प्लेटो ने कहा कि जो बुद्धिमान लोग होता है वो क्या होता है, राजा होता है। He permanently prohibited the person engaged in the task of production from becoming ruler. वो परमानेंटली ही मना करता है कि वो जो आदमी जो प्रोडक्शन का काम करता है, पर्सन एंगेज इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम बिकमिंग रूलर, तो उसको कभी भी रूलर नहीं होना चाहिए। प्लेटो कौन था, अब इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक बार और बात कर लेते हैं। वो फिलोसफर था और लायर मतलब झूठा भी कहा जाता था उसको। हैंस वर्कर्स शुड नॉट बिलीव इन फिलोसफर, इसलिए वर्कर क्या करते हैं, फिलोसफर पे क्या नहीं करते, बिलीव नहीं करते करना चाहिए उनको। बाय क्रिएटिंग द थियरी को क्रिएट करते हुए जो जस्टिफाई एक्सप्लोइटेशन को क्या करता है, जस्टिफाई करता है। दे स्प्रेड फॉल्स कंसेप्ट, वो क्या करते हैं, कंसियसनेस, फॉल्स कंसियसनेस को, जो झूठी चेतना उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं। इन वर्ड ऑफ कार्ल मार्क्स के शब्द में, इट इज़ नॉट आवर कंसियस, ये हमारी कंसियसनेस है, दे डिटरमाइन आवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ आवर एग्जिस्टेंस दे डिटरमाइन आवर कंसियसनेस। कार्ल मार्क्स के शब्द, इट इज़ नॉट आवर, ये हमारी चेतना नहीं है जो डिटरमाइन करे हमारे रहने को या हमारे अस्तित्व को, ये हमारा अस्तित्व जो डिटरमाइन करता है हमारे चेतना कि हमारा जो दिमाग है, कहने का मतलब है कि हमारी जो चेतना है उसकी वजह से हम नहीं रहे, हम है इस वजह से हमारी चेतना है, ये कहता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट मीन्स वी आर नॉट वॉट वी थिंक और मेडिटेटिंग, हम वो नहीं है कि जो सोचे, और वॉट वी थिंक हम सोचते हैं और क्या सोचेंगे। अम्बेडकर अपोज द यूज ऑफ वर्ड हरिजन का उसने क्या किया है, बाय गांधी फॉर द मेंबर ऑफ SC कम्युनिटी। सेकेंड स्टेटमेंट, इट मीन्स वी शुड अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंडीशन इन विच वी लिव, दिस विल बिल्ड द ट्रू कॉन्शियसनेस, ये क्या बिल्ड करता है, ट्रू कॉन्शियसनेस को बिल्ड करता है। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, द मेंबर ऑफ SC कम्युनिटी इन इंडिया आर नॉट द लव्ड वन, दे आर द मोस्ट डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हैंस अम्बेडकर प्रीफर द वर्ल्ड दलित, दिस विल मेक द कॉन्शियस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि अम्बेडकर कहता है कि वो मेंबर ऑफ SC कम्युनिटी का था, इन इंडिया आर नॉट द लव्ड वन, जिसको क्या नहीं करती, भारत में इस कम्युनिटी को मतलब स्नेह नहीं दिया जाता। दे आर द मोस्ट डिप्रेस, वो क्या है कि मोस्ट सोसाइटी के मोस्ट डिप्रेस क्लास है वो, इसलिए अम्बेडकर प्रेफर करता है दलित। दिस विल मेक देम कॉन्शियस ऑफ देयर, जो उसके उनके रहने का, उनका जो रहने का जो अस्तित्व का जो कॉन्शियस है उसको वो एलोब्रेट करता है। कौन करता है, अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम।
hence the basis of act of production Marx explain the evolution of society. बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे मार्क्स ने एक्सप्लेन किया है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के एवोल्यूशन पे। हाउ सोसाइटी ओरिजिनेट, सोसाइटी किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। द मोस्ट बेसिक एक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोडक्शन। जो मोस्ट बेसिक एक्ट ह्यूमन बॉडी का जो भी मोस्ट बेसिक जो एक्ट होता है, जो कार्य होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन इज सोशल एक्टिविटी। और प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन सोशल एक्टिविटीज होती है। प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन अलोन, प्रोडक्शन को अकेले नहीं किया जा सकता। पीपल कम टुगेदर फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए लोग एकत्रित होते टू सेटिस्फाई देयर एपेटाइट, उनकी जो भूख है, उनकी जो क्षुधा है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। द फर्स्ट सोसाइटी वॉज द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन्स हंटर एंड गैदर। जो पहली जो सोसाइटी है, सबसे पहले जो लोग आए थे वो हंटर और गैदर्स थे। थस इट इज़ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक और मटेरियल नीड। तो ये क्या था, अपनी जो इकोनॉमिक और मटेरियल नीड्स थी आदमी की, कम इन कॉन्टेक्ट विद अदर, वो दूसरे लोगों के कॉन्टेक्ट में आए। इस प्रकार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। हैंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, हम सोसाइटी को समझने के, मार्क्स हैज़ गिवन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चरल मॉडल। मार्क्स ने बेस और सुपर स्ट्रक्चरल मॉडल दिया है सोसाइटी को समझने के लिए। अब क्या है उसको हम समझते हैं। वो कहता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ सिस्टम घूमता है। पॉलिटिकल सिस्टम भी घूमता है, रिलीजियस सिस्टम भी घूमता है, एजुकेशन सिस्टम भी घूमता है, कल्चरल सिस्टम भी घूमता है, फैमिली भी घूमती है और सोशल सिस्टम भी। इसीलिए अंबेडकर ने भी कहा है कि अगर हमें राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देना है, उससे पहले लोगों को आर्थिक अधिकार देना अनिवार्य है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन, मार्क्स है सजेस्ट द टू बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। मार्क्स ने दो बेसिक एलिमेंट क्या किया है, ह्यूमन नेचर का सजेस्ट किया। मेन प्रोडक्टिव, आदमी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग बाय नेचर, क्रिएटिव और क्रिएटिव बाय नेचर। सिंस प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन इन, और जब से प्रोडक्शन को अकेले नहीं किया गया, मैन इज सोशल बाय नेचर। मैन क्या है, सोशल बताया गया एज पर द मार्क, कि आदमी लोगों को मास प्रोडक्शन करने के लिए एक सोसाइटी की ज़रूरत है। डिफरेंस इन द वे कैपिटलिस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर एंड सोशलिस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर, कि कैपिटलिस्ट ह्यूमन नेचर को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और सोशलिस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर कैपिटलिस्ट मैन इज यूटिलिटेरियन, कैपिटलिस्ट के लिए मैन क्या है, यूटिलिटेरियन है। हैंस इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर, और बाय नेचर क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है। इफ़ लेफ्ट नेचुरली मैन, अगर हम नेचुरली देखते हैं लोगों को, कैन नॉट लिव इन पीस, वो शांति से नहीं रह सकते। ऑन द अदर हैंड फॉर द सोशलिस्ट मैन इज क्रिएटिव, और दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट मैन है वो क्रिएटिव है बाय नेचर, सोशल बाय नेचर और सोशल बाय नेचर। हैंस मैन कैन लिव विदाउट द स्टेट, इसलिए आदमी कभी भी बिना स्टेट के नहीं रह सकता। फ्रॉम मार्क्स पर्सपेक्टिव, मार्क्स के पर्सपेक्टिव, आदमी कैन नॉट लिव विदाउट द स्टेट, आदमी कभी भी स्टेट के बिना नहीं रह सकता। इज ए पर्पजिव आर्ग्यूमेंट बाय कैपिटली, ये पर्पजिव आर्ग्यूमेंट है किसके द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा। क्यों ऐसा क्यों है,
बिकॉज अ स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, क्योंकि स्टेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कैपिटलिस्ट क्लास है। कैपिटलिस्ट और इंटेलेक्चुअल, और कैपिटलिस्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल माना गया है कैपिटलिस्ट को। एक्सप्लेनेशन ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल डायग्राम के थ्रू। इट मीन्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज ए बेसिक स्ट्रक्चर means reality. Basic structure means ultimate reality. It means the other institution or structure are the reflection of the base means shadow of reality. मतलब जो कुछ भी यहाँ पे हैं, जो कुछ भी इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द बेसिक्स मीन शेडो ऑफ द रियल, मतलब वो जो सब कुछ वो रियलिटी है यहाँ पे। It means the nature of economic structure will be safe the nature of institution which are present in superstructure. If economic structure is feudal, the political structure will be feudal. It means the element of superstructure do not have their independent existence. The element of superstructure are guarded in the base. Hence there is no point changing the superstructure. We should try to change the basic structure. Once basic structure change, superstructure change automatically. इसीलिए वो सुपरस्ट्रक्चर को चेंज करने की बात नहीं करते, वो केवल क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो सुपर स्ट्रक्चर ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हैंस पॉलिटिकल रिफॉर्म विल नॉट बीइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो पॉलिटिकल इसलिए अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आओगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आएगा। द सिचुएशन ऑफ वर्कर विल चेंज, वर्कर की सिचुएशन वो चेंज हो जाएगी ओनली व्हेन कैपिटलिज्म एंड, जब कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा तो उनकी सिचुएशन भी सही हो जाएगी। थस द हिस्ट्री चेंज व्हेन द बेसिक स्ट्रक्चर चेंज। इस प्रकार हिस्ट्री चेंज हो जाएगी जब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज है। वेदर स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। स्टेट क्या है कि इंडिपेंडेंट है ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, नॉट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बेस। ये नहीं है रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। दिस क्लास विच कंट्रोल द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विल कंट्रोल द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। द क्लास विच कंट्रोल द, जो क्लास कंट्रोल करती है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करेगी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही। विच मीन्स स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल। इसीलिए जो स्टेट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास है। कैन वर्कर एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम स्टेट? नो। आंसर क्या है? नो। आंसर क्या है? नो। केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से the mass poverty and exploitation of masses continue to be prevail in India because the basic structure of society has not changed. Land reform were never implemented except in Kerala with limited success in West Bengal, very limited success in Karnataka. As economic remain feudal, political structure remain feudal. Even after independence, the leader had not changed the colonial pattern of administration. कहने का मतलब है कि इंडिया में कभी भी चेंजेस नहीं आए थे। ये फ्यूडल का फ्यूडल रहे थे, किसी ने भी अपने जो लैंड रिफॉर्म हुआ था वो भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। वेदर मार्क्स वॉज इकोनॉमिक रिडक्शन,
मार्क्स क्या था, इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट था। मार्क्स वाज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट एज ही रिड्यूस द वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना टू ए सिंगल कॉज मोनोक्यूकल एक्सप्लेनेशन, मोनोक्यूजल, हैंस ही इज कॉल्ड एज, इसलिए वो उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है आज की। फिर हम नेक्स्ट पेज में मार्क्स को समझेंगे। मार्क्स एक्सप्लेन ऑफ हिस्ट्री वेयर ओनली इकोनॉमी इज सीन एज ए फैक्टर इज कंसिडर्ड एज टू सो सिंपलिस्टिक एंड क्रिटिसाइज बाय बोथ नॉन मार्क्सिस्ट एज वेल एज मार्क्सिस्ट स्कॉलर। नॉन मार्क्सिस्ट critics, Max Weber has criticized Marx's explanation of history as mono-causal. We cannot attribute a single cause. Max Weber, in his book Protestant Ethics and Rise of Capitalism, in this book he has shown that instead of capitalism given rise to Protestant religion has given rise to capitalism. Protestant religion राइट देता है किसको, given rise to capitalism। आगे बढ़ते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। मार्क्सिस्ट स्कॉलर लाइक ग्राम्सी, एल्थुजर have challenged the economic determinism in Marx. Gramsci has shown how the element of superstructure shape history, कि वो कहता है कि किस तरीके से सुपरस्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज करता है हिस्ट्री को। अल्थुजर सजेस्ट करता है कि दैट इन मार्क्स इकोनॉमिक cause is overdetermined. In his analysis of Russian Revolution, Althusser has shown the origin of revolution from political structure rather than economic structure. वो कहता है कि मार्क्स इकोनॉमिक cause is overdetermined. In his analysis of Russian Revolution, Althusser ने देखा कि origin of revolution from political structure rather than, जो रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था वो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन नहीं था, वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था वो। तो यहाँ पे भी इसके लिए मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं लोग। द थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हीथर द एग्जिस्ट सोसाइटीज हैज़ बीन ए हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब तक भी जो सोसाइटी है हैज़ बीन ए हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, वो रखी है क्लास स्ट्रगल। अब तक जो भी स्ट्रगल हुआ वो क्लास स्ट्रगल होता आया है। कंसेप्ट ऑफ क्लासेस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल एंटरप्राइजेज, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट डिनोट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, मैन पावर, हॉर्स पावर, मशीन पावर। ठीक है, तो ये हुआ ख़त्म अपना मार्क्स का ये कंसेप्ट था जो हमने पढ़ा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।